2:30 बजे के करीब मैं जब कॉलेज से घर पहुंचा तो अपने घर से पहले नानी जी का घर आता है, तो मैंने उनका दरवाजा की कुंडी खड़का दी। कुंडी खड़काई तो जिसने दरवाजा खोला उसे देख के मैं बहुत हैरान हो गया, क्योंकि वो मेरे दूसरे नंबर के मामा जी का लड़का था। वह एकदम दौड़ के मेरे गले मिल गया और मैंने कहा भैया कैसे हो और कौन कौन आया, तो वो कहने लगा मम्मी पापा भी आए हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा अच्छा, मैं कपड़े बदल के फटाफट आ रहा हूँ, मामा जी से मिलने को बहुत दिल कर रहा है। कहने लगा आ जाओ, उनके दोस्त भी आए हुए हैं। मैंने कहा कौन? कहता वही जिसको तुम पैसेंजर साहब कहते हो। अच्छा अच्छा, मैंने कहा वो तो हमारे कॉलेज के इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी तो हैं, मैं उन्हें तो अच्छी तरह जानता हूँ। कहता वो भी आए हुए हैं, उनसे बातें हो रही है। मैं फटाफट घर गया, मैंने कपड़े बदले, नहाया धोया और खाना खा के एकदम मैं नानी जी के घर आ गया। नानी जी घर आया तो मैं जैसे कमरे में घुसा, मेरे मामा जी अपने मित्र के साथ, जिन्हें मैं पैसेंजर साहब कहता हूँ, उनके साथ घुल मिल कर बातें कर रहे थे। लेकिन मेरी आहट पर दोनों चुप हो गए और मुझे देखने लगे। मैंने आगे बढ़ के दोनों के पैर छुए और किनारे वाले सोफे की कुर्सी पे बैठ गया। थोड़ी देर मैं बैठा रहा तो मुझे वहाँ जमकर बैठे देख के फिर वो बातों में मस्त हो गए। वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे कि नहीं नहीं, वो लड़की ऐसा नहीं करेगी, ऐसा करेगी तो गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिससे वो शादी करना चाहती है उसके बारे में ऐसी बातें हैं। ना 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 ना, वो एक दूसरे की बात काट के पता नहीं किन काल्पनिक पात्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसको ऐसा करना चाहिए तो ये प्रभाव पड़ेगा, उसको वो करना चाहिए तो प्रभाव पड़ेगा। मैं बड़ा हैरान हो गया। मेरे को आधा घंटा हो गया तो मामा जी के मित्र पैसेंजर साहब बोले यार तुम जाके अपने यार दोस्तों के साथ खेलो, तुम्हारा यहाँ क्या काम। मैं अनमने भाव से वापस बाहर आ गया और नानी के पास बैठ गया। नाना जी मुझे कहने लगे कि देखो ये आज के उर्दू के अखबार में शेर की कितनी अच्छी शिकार की कहानी अच्छी आई है, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो उर्दू पढ़ बोल लेते थे और समझाते बहुत अच्छा थे। वो कहानी की एक दो लाइनें पढ़ते और मुझे उसका पूरा निष्कर्ष निकाल के देते। मुझे समझाते कि ऐसे शेर का शिकार करने के लिए ये लोग आए हुए हैं, ये लोग अंग्रेज हैं और ये भारत पे शासन कर रहे हैं, ये करके। तो मैंने उनको नाना जी को पूछा, नाना जी आप रेलवे में थे तो आप अंग्रेजों की रेल में थे? बोलते हैं रेल अंग्रेजों की थी पर थी भारत की, भारत के लिए उन्होंने बनाई थी। मैं टीटी था उस टाइम और उस टाइम भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। मैंने कत्लेआम से भरी ट्रेनों में ड्यूटी की है, मैं टीटी था। मैं कहा आप टीटी थे तो क्या डेड बॉडीज की टिकट चेक की? वो हंस पड़े, मेरे को कहने लगे बेटा तूने लगता है अपने मामा का झूठा खा लिया, तू भी कहानियों पे सोचने लग पड़ा। मैं कहा नाना जी मुझे कहानियाँ आपकी सुनाई हुई उर्दू में जो आप सुनाते हैं बड़ी अच्छी लगती हैं। दूसरे दिन मुझे मौका मिला तो मामा जी को अकेले पाके मैंने पूछा, मामा जी आप किन लड़की और लड़के की बात करते हैं? आप कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं, ये करते हैं।
ये कौन लोग हैं मामा जी, मेरे को समझ नहीं आता। अगर वो आपकी बात मान लेते हैं जब आप उनको आप बोलते हो। मैं मुझे वो हंस पे बोलने लगे, बोलता है पागल, ये हमारे कहानी के पात्र हैं जिनके बारे में हमें बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है। कहानी का आगे बढ़ना इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है। बेटा तुम नहीं समझोगे, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। मैंने कहा मामा जी, मैंने एक दो कहानियां लिखी हैं, आप पढ़ोगे? उन्होंने कहा पढ़ा देना। तो मेरी पहली कहानी जो पढ़ी, उन्होंने कागज को माथे से 3 बार ठोका और मैंने को कहने लगे, देखो यही तो कमी होती है शुरू शुरू के कहानीकारों में। बोलने लगे, देखो तुमने क्या लिखा है, एक राजा और रानी थे, वो बहुत बड़े बड़े महलों में रहते थे। एक बार बहुत तगड़ी बारिश हो गई, राजा के पास घर में अनाज नहीं बचा, राजा और रानी 3 दिन भूखे रहे। उसके बाद जब बारिश रुकी तो राजा लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लेके घर से बाहर निकला। बोलता है, भाई तू राजा का मतलब समझता है? ये कौन से देश का राजा है जो गरीबी में महलों में जीता है और गरीबी में खाता पीता है, लकड़ी काटता है? तो वो मेरे को समझाने लगे। बोलता है, बेटा ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने मुझे कहानी का ABCD सिखाया। इसके लिए मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। एक दिन मैंने कहा, मामा जी मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ेंगी कॉलेज की, तो क्या मैं आपके पास बीकानेर आ जाऊं? हफ्ते 2 हफ्ते मैं उधर रहूंगा तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा भी। मेरे को कहने लगे, और आ जाए हो, मैं तेरे को दिखाऊंगा। वो कागज़ दिखाऊंगा जिसमें मैंने एक कहानी को पहली बार लिखा, फिर काट छांट के दूसरी बार लिखा, फिर काट छांट के तीसरी बार लिखा। 6-6 बार मैं कहानियों को काट काट के लिखता हूँ, तब जाके वो पुरस्कार के योग्य होती हैं और मुझे इनाम भी मिलते हैं। बोलते हैं, ये जो मेरे मित्र हैं। मैंने कहा कौन? पैसेंजर साहब। कहते देखो उनका नाम मत बिगाड़ो, उनका नाम बिगाड़ना अच्छा नहीं है, बहुत बड़े महान लेखक हैं वो, गाजियाबाद की शान है। मैं कहा बीकानेर की शान आप हो। तो हंस पड़े। उसके बाद वो जब भी मौका मिलता बाई डाक मेरे को अपने कहानियों के कुछ पन्ने भेजते और कुछ वो पत्र भेजते जो लोग पत्रिकाओं में पत्रों में छपवाते थे कि ये साहब बहुत बड़े दार्शनिक हैं, छोटी से छोटी बात पे बड़ी से बड़ी कहानी लिख देते हैं। और बड़े बड़े राइटरों का कहना है, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव तक के नाम लिखे हुए, सेवाराम यात्री तक का नाम लिखा हुआ, कि वो लोग भी कहते हैं कि ये जो कहानी लिखते हैं वो सब हम सामने देखते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि इसमें कहानी के तत्व हैं। कथानक तो सीखना हो तो इनसे सीखो। एक दिन वही मामा जी का लड़का जो था, कुछ सालों बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ और उसने ग्रेजुएशन कर ली, तो मैं तब तक फौज में जाने वाला था। मुझे मामा जी द्वारा भेजा हुआ शादी का कार्ड मेरे नाना जी ने पकड़ाया। उसे जब खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरी नानी जी का नाम लिख के लिखा था, जो कि श्रीमती डैश डैश डैश, जो कि विद्याचरण की नानी है, सॉरी दादी है। वो आपको इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में खुद न्योता देती हैं
कि आप आके वर वधू को आशीर्वाद दें। लेकिन मैंने अपनी नानी जी को पूछा कि क्या आपने बीकानेर जाने की प्लानिंग कर ली है। वो कहने कहा बेटा, मैं तो कभी बीकानेर गई नहीं, और उसके रेलवे के यार दोस्त आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं कहाँ अनपढ़ औरत सीधे साधे मैंने पुराने कपड़ों में उनके सामने जाऊंगी। मैं कहा नहीं नानी जी, मामा जी ने मेरे को और आपको इनवाइट किया है कार्ड भेज के, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। शादी के पहले मंगनी वाला का फंक्शन था, तो मैं ट्रेन में नानी जी को साथ लेके जबरदस्ती घर चले गया उनके, और जिस कमरे में फंक्शन हो रहा था सारे इकट्ठा थे, मैंने नानी जी को बाहर खड़ा कर दिया और अंदर चले गया। मैंने मामा जी के पैर छुए, मामी जी के पैर छुए, और उनके बेटे को मैंने पीठ थपथाप हेलो कहा। और मैंने कहा कि आपका कार्ड मिला था, आपने ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि श्रीमती स्वयं तो आपने पोते के उपलक्ष्य में फंक्शन उपलक्ष्य में आपको इनवाइट करती है। तो मैंने कहा कि मामा जी, आपकी मम्मी यानी कि मेरी नानी जी आ गई हैं इनको आशीर्वाद देना है। मामा जी कहते कहाँ आई है, मैं खुद उनको लेने जाता पर उन्होंने मना कर दिया, वो आए नहीं। फिर अपने यार दोस्तों को देख के वो अजीब तरीके से अफसोस प्रकट करने लगे। मेरी कितनी इच्छा थी कि मेरे बेटे को उसकी दादी आके आशीर्वाद दे, उसके चरणों में इसको बिठाऊं, और ये वो। मैंने कहा, हाथ उठा के स्टॉप। मामा जी हक्के बक्के रह के मेरे को देखने लगे। मैंने सबको रुकने का इशारा किया, सब की आंखें मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैं दरवाजे के बाहर गया, मैंने बाँह पकड़ के नानी जी को अंदर लेके आ गया। अंदर आते ही मेहमान तो बहुत खुश हुए, लेकिन मामा जी मेरे पे बरस पड़े, बदतमीज, किसने कहा था तेरे को लाने को। मैं कहा आपने लिखा हुआ था और अभी आप कह रहे थे। चुप कर, चुप कर, कल्पनाशील बन, तभी तू राइटर बन सकता है। मैं कहा बुलाया था, अगर लाना होता तो मैं खुद ना जाता। मैं बड़ा हैरान रह गया। मैंने उनके दोस्तों को, जिनमें से बहुत बड़े बड़े कहानीकार थे और जो पत्र में उनके दार्शनिक होने की तारीफ करते थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा देख लिया अपने दार्शनिक लेखक की करनी, कितना झूठा है ये मक्कार। ये अपनी कहानियों में जो रोना धोना रोता है समाज के लिए, वो सब झूठा है। ये चोर है, उचक्का है, लोगों की इज्जत नहीं करता, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, आपको बेवकूफ़ बना रखा है। कहती मैंने नानी जी की बाँह पकड़ी और मैंने कहा ओके, रिटर्न जर्नी की टिकट है मेरे पास, हम गाजियाबाद जा रहे हैं। तो अगर कोई बहुत दार्शनिक है तो आप इम्प्रेस मत होइए, क्योंकि वो कल्पनाशील आदमी है, कल्पना में वो जीता है, लेकिन वास्तविकता में जीना उसको बड़ा कठिन होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।